बैक टू माय चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो फटाफट से, क्योंकि हम जो आज से न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं उसमें हम डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय के प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने वाले हैं। तो फटाफट से लाइक कर दीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए जितने भी आपके फ्रेंड्स जो कि यूटीडी यानी कि सागर यूनिवर्सिटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि जितने भी मैं क्वेश्चंस आपको कराने वाली हूं 100% गारंटी मैं देती हूं कि इनमें से क्वेश्चंस रिपीट होंगे ही होंगे। और मैं इन्हें जितने भी वीडियोस हैं उन्हें दो पार्ट में डिवाइड करूंगी। पार्ट 1 जो होगा उसमें हम बायोलॉजी और जीके कवर करेंगे, जो पार्ट 2 होगा उसमें केमिस्ट्री और फिजिक्स को कवर करेंगे। तो आप दोनों पार्ट जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से और पेपर को सॉल्व करते हैं। तो हमने ऑलरेडी पार्ट 1 में क्वेश्चंस कर लिए थे अप टू 61। तो हम रिवर्स में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। तो आज हम जहाँ से करने वाले हैं वो है क्वेश्चन नंबर 60। यहाँ से हम स्टार्ट करने वाले हैं सॉल्व करना। तो पहला क्वेश्चन, यहाँ पे 30 क्वेश्चन होंगे फिजिक्स के और 30 क्वेश्चन होंगे केमिस्ट्री के। तो हम पहले केमिस्ट्री के क्वेश्चन कर रहे हैं, फिर उसके बाद में हम फिजिक्स के क्वेश्चन करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं और सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 60 जो है वो बोल रहा है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। इनमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है? तो ऑप्शन है ऑल ओर्स आर मिनरल्स, ऑल मिनरल्स आर ओर्स, मिनरल्स आर नॉट ओर्स, और लास्ट ऑप्शन है ए एंड बी बोथ। तो इसका जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 16 का वो ए है, दैट ऑल ओर्स आर मिनरल्स। ठीक है, करेक्ट पूछा है क्योंकि इसमें। 59 क्वेश्चन पे आ जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम बॉन्ड एंगल? मैक्सिमम बॉन्ड एंगल इनमें से किसका होता है? तो वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का मैक्सिमम बॉन्ड एंगल। 58 क्वेश्चन पे आते हैं। 58 क्वेश्चन क्या है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन इज प्रेजेंट? अगर आप लोग को नहीं दिख रहा हो तो मैंने जूम कर दिया है क्वेश्चन को, तो आप लोग देख सकते हो। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड इज प्रेजेंट? स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो किस में प्रेजेंट होता है? तो वो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। तो आप ध्यान रखिएगा। और देखिए मैं आपको यहाँ पे जो क्वेश्चंस करा रही हूँ ये मैं इसलिए बता रही हूँ जिससे कि आप ध्यान रखो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो वो टॉपिक कवर कर लो। बॉन्ड एंगल पर क्वेश्चंस आ सकते हैं तो आप वो कवर कर लो। बेसिकली इनमें से कई बार सेम क्वेश्चंस उठा के रख दिए जाते हैं, बिल्कुल सेम, कोई चेंज नहीं होता है। और कई बार क्या होता है कि यहाँ पे ऑप्शंस चेंज कर देंगे वो और क्वेश्चन यही सेम रहेगा, है ना। तो ये चीज़ होती है कि वही टॉपिक है, वही सब कुछ है, क्वेश्चन भी वही है, ऑप्शंस चेंज है, टॉपिक सेम है, आप उस टॉपिक को पढ़ लोगे तो आपसे बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 57। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड पजेसेस कोवैलेंट बॉन्ड? इनमें से किस कंपाउंड में कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है? तो इसका आंसर है BF3। इसके अंदर कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 56। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आयनिक? इनमें से कौन सा आयनिक है? HCl, CHCl3, IF7 या फिर Ki? सो द आंसर इज Ki। ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज गैशियस पॉल्यूटेंट? इनमें से कौन सा गैशियस पॉल्यूटेंट है? ठीक है, कार्बन, एरोसोल, डस्ट पार्टिकल, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो आंसर है कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑब्वियस सी बात है कि कार्बन, एरोसोल और डस्ट पार्टिकल ये गैसियस पॉल्यूटेंट नहीं है, ये सारे जो है, और सिर्फ गैस यही है कार्बन मोनोऑक्साइड। सिंपल सा क्वेश्चन था ये, काफी सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 54। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल विल पॉल्यूट वाटर? ठीक है, इनमें से कौन सा वाटर को पॉल्यूट कर सकता है? तो दैट इज कैडमियम। ठीक है, ये वाटर को पॉल्यूट करता है। अब हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 53 क्वेश्चन नंबर पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉल्यूटेंट कैन नॉट बी डिग्रेडेड बाय नेचुरल प्रोसेस? ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग पॉल्यूटेंट कैन नॉट बी डिग्रेडेड बाय नेचुरल प्रोसेस? नेचुरल प्रोसेस से डिग्रेड नहीं हो सकता। डिग्रेड मतलब कि
खत्म हो जाना, ठीक है, डिस्ट्रॉय हो जाना, डिग्रेड हो जाना, तो डिग्रेड नहीं हो सकता है। तो आंसर यहाँ पे ऑप्शन में DDT, न्यूक्लियर वेस्ट और हैवी मेटल और ऑल ऑफ दीज। तो ऑब्वियसली ऑल ऑफ दीज होगा, ये सारे नेचुरली डिग्रेडेबल मटेरियल नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following pair of substance illustrate the law of multiple proportion? इनमें से कौन सा illustrate करता है law of multiple proportions को? क्वेश्चन नंबर 52 है ये, इसका आंसर आप बताइए। देखिए ऑप्शन में है CO एंड CO2, फिर NaCl एंड NaBr, HO2 एंड D2O, फिर MgO एंड MgOH2। तो इसका आंसर है A, CO एंड CO2, ठीक है। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को ये इलिस्ट्रेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बैलेंस इक्वेशन इज इन अकॉर्डेंस विद, बैलेंस इक्वेशन किस लॉ के अकॉर्डिंग है? एवोगैड्रोज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास या लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम? तो इसका आंसर है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसके अकॉर्डिंग होती है। 50 क्वेश्चन नंबर, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं? तो उसमें होते हैं 22 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट। एक मॉलिक्यूल पूछा है, दैट मीन्स पूरा CO2 में सारे इलेक्ट्रॉन्स को टोटल करके बताया गया है, ठीक है। नाउ 49, व्हाट इज द सिंबल ऑफ मल्टीप्लाई 10:9? क्या सिंबल होगा? सो आंसर क्या होगा इसका? 49 का आंसर जो है वो होगा C, दैट इज स्मॉल n, ठीक है। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 48 पर आ जाते हैं। 48 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हाईएस्ट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन, हाईएस्ट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट होते हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं Fe3+ में, ठीक है। Fe3+ में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन DXY ऑर्बिटल जो होती है, इसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें अकोमोडेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको बताइए, इसका आंसर क्या होगा? 10, 4, 1 या फिर 2? बताओ क्या आंसर होगा इसका? आंसर मैं बता देती हूँ, डी मैं इतने स्पीड में आपको आंसर्स इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत लेंथी वीडियो हो जाएगा तो कोई देखेगा नहीं। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको अगर किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए है तो आप मुझे वो कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका सॉल्यूशन आपको कमेंट में ही दे दूंगी। अगर हमने सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आपको यहाँ बताए तो थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, काफ़ी ज़्यादा लेंथी वीडियो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, according to Sommerfeld model only circular orbital is possible for the electron in, क्वेश्चन नंबर 46 है ये, तो सिर्फ K शेल में ही पॉसिबल हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 45, बोर्स मॉडल ऑफ एटम इज नॉट इन एग्रीमेंट विथ, जो वो बोर्स मॉडल है वो किसके एग्रीमेंट में नहीं है? लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम, पाउलीज प्रिंसिपल, प्लैंक्स थ्योरी, हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल। क्या होगा इसका आंसर? 45 क्वेश्चन, उसका आंसर है डी, हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल जो है वो बोर्स मॉडल ऑफ एटम के एग्रीमेंट से संबंधित बिल्कुल भी नहीं होता है। 44, स्टेटमेंट 1 और 2 दिया है, ठीक है। अब 1 दिया है बोथ H एंड U आर स्टेट फंक्शन, और स्टेटमेंट 2 दिया है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ H एंड U कैन बी डिटरमाइंड। अब आपको बताना है कि स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों ट्रू हैं या फॉल्स हैं, या एक ट्रू है या फॉल्स है, बताइए। 44 आंसर है स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 1 इसका जो है वो ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 43, रिएक्शन, ठीक है। रिएक्शन H2 which is a gas plus I2 gas gives 2HI, H2 plus I2 2HI देता है, ठीक है। यहाँ पे जो हीट एनर्जी दी है दैट इज 12.40, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HI विल बी, कितनी हीट होगी? हीट पूछी जा रही है तो वो बताइए आप, इसका आंसर क्या हो सकता है?
तो 43 का आंसर है डी, ठीक है, 6.20 किलो कैलोरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग इज जीरो ड्यूरिंग एडियाबैटिक एक्सपांशन। एडियाबैटिक एक्सपांशन ऑफ गैस में कौन सा जीरो होता है, ठीक है, ए बी सी या डी, इनमें से कौन सा जीरो होता है। तो आंसर है इसका बी, ठीक है, इसका बी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, when Fe is dissolved in aqueous HCl in a closed vessel, the work done is, कितना वर्क डन होगा जब आप फेरस को HCl में डिजोल्व कर दोगे तो कितना वर्क डन होगा। तो इसका आंसर जो है दैट इज ऑल्सो सी, जीरो वर्क डन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो भी लोगों को नहीं दिख रहा है मैं जूम कर रही हूँ, कोशिश तो मैं कर रही हूँ कि आपको क्लियरली दिख जाए, ठीक है, आई होप कि क्लियर दिख रहा होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी है, वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट या फिर ऑस्मोटिक प्रेशर। क्वेश्चन नंबर 40, आंसर इज ऑस्मोटिक प्रेशर। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर होती है। 39, what quantity of KOH is required to prepare 10% water by water KOH solution having weight of 1000 ग्राम। तो देखिए ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ये आपको सॉल्व करके देखना है। इस तरीके के और भी न्यूमेरिकल जितने भी हो वो आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, डेफिनेटली आएंगे ही आएंगे इसमें से इस टाइप के क्वेश्चन, तो आप सॉल्व करके देख लेना। तो क्या होगा इसका आंसर, इसको आप सॉल्व करके देखना, आंसर जो आएगा इसका आएगा 100 ग्राम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। इनमें से कौन सी यूनिट टेम्परेचर पे डिपेंडेंट नहीं होती है, फॉर्मेलिटी, मोलैलिटी और नॉर्मेलिटी। देखो ये मोलैलिटी ये वाले टॉपिक भी आपको कवर जरूर करने हैं, इनमें से न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आंसर होगा इसका मोलैलिटी, ठीक है, मोलैलिटी। क्वेश्चन नंबर 37 क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग possesses फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट are liquid and solid respectively. Solution of sugar in water, zinc amalgam, solution of naphthalene in benzene और brass। ये बताना है आपको, तो इसका आंसर होगा जिंक अमेलगम, ठीक है। जो सॉल्यूट फिजिकल स्टेट possesses फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट है, लिक्विड एंड सॉलिड, लिक्विड है और सॉलिड है, दोनों फिजिकल स्टेट्स यहाँ पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मेलिटी ऑफ 0.1 मोल ऑफ H2SO4 इज। अब देखिए फिर वही नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी इन पे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इनको आपको प्रैक्टिस कर लेना है। आंसर मैं बता देती हूँ, इसको आप सॉल्व करने की कोशिश खुद करिएगा, नहीं बनता तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, तो मैं इसका सॉल्यूशन आपको कमेंट में बता दूंगी। ये रहा इसका आंसर होगा इसका 36 का जो है वो है 0.2 नॉर्मेलिटी, ठीक है। What weight of CuO will be required to provide 200 kg of copper? CuO कितना वेट CuO का चाहिए अगर 200 किलोग्राम कॉपर की आवश्यकता हो तो आंसर इसका 35 का जो आंसर है दैट इज सी, 250 किलो चाहिए पड़ेगा। कैसे, तो इसको भी आप एक बार इस तरीके के क्वेश्चंस भी जो है वो कोशिश करिएगा पढ़ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन Zn2+ आयन, जिसमें एटॉमिक नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए एटॉमिक नंबर ऑलरेडी Zn का 70 दिया हुआ है, तो आपको बताना नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं। तो वही चीज़ आप इस चीज़ को भी पढ़ लीजिएगा, मैं आपको आंसर बता देती हूँ, दैट इज डी, 40 इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। What is the symbol of SI unit? SI unit of the amount of substance, NaN मोल या फिर MOL, ये वाला मोल डॉट क्या होगा। SI यूनिट पूछ रहे हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की, SI यूनिट तो वो होती है MOL, मोल डॉट, ठीक है। An oxide of metal containing 60% of metal, what will be equivalent weight of metal, ठीक है। अब 60% मेटल है, अगर ऑक्साइड ऑफ मेटल containing 60% of metal, तो what will be the equivalent weight of metal, मेटल का equivalent weight कितना हो सकता है। तो आंसर है इसका ए, दैट इज 12। क्वेश्चन नंबर 31,
व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स क्या है यहाँ पे, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स की हम बात करें, ऑप्शन यहाँ पे दिया है 24 ग्राम ऑफ कार्बन, 56 ग्राम ऑफ फेरस, 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम एंड 108 ग्राम ऑफ गोल्ड। ठीक है, अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा आंसर जो है वो करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 31 का ए, 24 ग्राम ऑफ कार्बन। नेक्स्ट, द वेव यूज्ड फॉर टेलीकम्युनिकेशन आर, वेव जो टेलीकम्युनिकेशन में हम जिनका यूज करते हैं, इंफ्रारेड, यूवी, माइक्रोवेव या कॉस्मिक रेज। कम्युनिकेशन में, टेलीकम्युनिकेशन में हम किन वेव्स का यूज करते हैं, सो दैट इज सी माइक्रोवेव्स। हाँ, तो और मैं एक चीज बता दूं कि यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, अब क्वेश्चन नंबर 13 से जितने भी क्वेश्चंस करेंगे वो फिजिक्स के क्वेश्चंस होने वाले हैं। 31 से लेके 60 तक केमिस्ट्री थी, अब यहाँ पे 1 से लेके 30 तक के जितने क्वेश्चन होंगे वो फिजिक्स होने वाली है। तो कोई टफ क्वेश्चंस नहीं है, मैंने आपको जितने भी केमिस्ट्री के क्वेश्चंस कराए तो आपको पता है कि किस टॉपिक का है, वो टॉपिक बस आपको पढ़ लेना है और इन क्वेश्चंस को बहुत ध्यान रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। चलिए, तो देखो 29 क्वेश्चन देखो, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ कम्युनिकेशन सैटेलाइट इज, ठीक है, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ कम्युनिकेशन सैटेलाइट क्या होगा, तो आंसर इसका है बी, 1 डे। ठीक है, सैटेलाइट ए कम्युनिकेशन का जो रिवॉल्यूशन का पीरियड होता है वो 1 दिन का होता है। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वर इन्वेंटेड बाय, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स किसने दी थी, फिजिक्स का क्वेश्चन है पर थ्योरेटिकल फॉर्म में दिया हुआ है, न्यूमेरिकल्स में जब आएंगे तो मैं बताऊंगी अभी आपको। तो आंसर क्या होगा 28 का बी, मैक्सवेल, मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को इन्वेंट किया था। अब देखिए द बोलियन एक्सप्रेशन फॉर NAND गेट, ठीक है, ये जो गेट वाले एंड गेट होता है, ये सारे गेट वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं ना, आप इन्हें पढ़ लीजिएगा एक बार, सबको सॉल्व कर लीजिएगा, उनके एक्सप्रेशंस याद कर लेना, क्योंकि अगर इसमें दिया हुआ है ऐसा क्वेश्चन तो डेफिनेटली पूछा जा सकता है। आंसर इसका सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, इन एन ऑल्टरनेटिव सर्किट द करंट इज व्हाट लॉस if the circuit has only R, RL, RLC और only L, क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा only L, केवल L। क्वेश्चन नंबर 25, in an atom on the increase of radius of orbit of electron its energy, जैसे ही रेडियस इंक्रीज होती है ऑर्बिट की, इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट की, तो एनर्जी इंक्रीज, डिक्रीज, रिमेन अनचेंज या फिर नथिंग कैन बी सेड। क्या होगा 25 का आंसर आपको बताना है। आंसर है इंक्रीज। ठीक है, जैसे ही रेडियस बढ़ेगी यहाँ पे एनर्जी भी बढ़ेगी। द डिवाइस विच कन्वर्ट द मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कौन सी डिवाइस है, डीसी मोटर, एसी डायनामा, ट्रांसफॉर्मर या फिर स्टार्टर, कौन सी डिवाइस है, तो वो है एसी डायनेमा, जो कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। 23 क्वेश्चन, द फिनोमिनन विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय वेव नेचर ऑफ लाइट इज, वेव नेचर ऑफ लाइट किस फिनोमिना में एक्सप्रेस नहीं की जा सकती, एक्सप्लेन नहीं की जा सकती, पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन या फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आंसर क्या होगा इसका, आंसर इसका है डी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 22 पर। 22 क्वेश्चन क्या कह रहा है, द शॉर्टर वेवलेंथ इज, सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ क्या किसकी होती है, एक्सरे, विजिबल लाइट, वाई रे या फिर इंफ्रारेड रेज, बताइए इनमें से किसकी सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होती है। या आप ये एक बार वेवलेंथ का पूरा पढ़ लेना, ठीक है, पूरा पढ़ लेना कि कितने कितने जो उसका पूरा रीजन होता है ना, ठीक है, पढ़ लेना कि कितने कितने एरिया में कौन सी लाइट फॉल कर रही है, उसको पूरा याद रख लेना। विजिबल रीजन कितने पे आता है, यूवी कितने पे है, ठीक है, गामा रेज, एक्स रेज, इंफ्रारेड, यूवी रेज, सारा जितना भी इनका रहता है वो आप एक बार रीड जरूर कर लेना, वेवलेंथ सबकी याद कर लेना। शॉर्टेस्ट पूछिए इन्होंने कि शॉर्टेस्ट किसकी होती है, तो शॉर्टेस्ट होती है वाई रेज की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेडियस ऑफ कर्वेचर आर एंड फोकल लेंथ एफ ऑफ अ स्फेरिकल मिरर
आर रिलेटेड एज। चलो भाई यहाँ पे आ गया है आपको क्वेश्चन, स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन आया है। रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ यहाँ पे इस वाले टाइप के क्वेश्चंस को भी आपको एक बार रीड कर लेना है। पूरा जो मिरर्स वाला चैप्टर है उसमें सारी चीज़ें दी हुई हैं, स्फेरिकल, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, तो उन चैप्टर में से आप इसको रिवाइज कर लेना। फिजिक्स बहुत टफ नहीं आती है, मैं बता दे रही हूँ। बायो वाले स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स काफ़ी इजी फॉर्म में आती है, तो ज़्यादा परेशान नहीं होना है। बेसिक चीज़ें आपको पढ़ लेनी है, बहुत ज़्यादा डिटेल में न्यूमेरिकल्स नहीं पूछे जाते हैं। मैथ्स वाले स्टूडेंट्स को फिजिक्स ज़्यादा आती है, बाकी बायो वालों को कम आती है। तो 21 का जो आंसर होगा दैट इज CF इज इक्वल टू 1/2R। क्यूरी इज द यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी, टेम्परेचर, हीट या फिर एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर है दैट इज रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन बॉम्ब इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल। हाइड्रोजन बॉम्ब किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है? न्यूक्लियर फ्यूजन, फिजन, बोथ ऑफ देम या फिर नन ऑफ देम? बताइए। हाइड्रोजन बॉम्ब जो है वो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होते हैं? तो वो होते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन पे बेस्ड। ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन। नेक्स्ट, न्यूक्लियर फोर्स इज न्यूक्लियर फोर्स क्या है? ठीक है, कन्वर्जेंट, कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, बोथ ऑफ दीज या फिर नन ऑफ दीज? न्यूक्लियर फोर्स पूछ रहे हैं, क्या कुछ टाइप का फोर्स होता है न्यूक्लियर फोर्स? तो वो होता है कंजर्वेटिव फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी फॉर स्टेडी करंट। ये सारी चीजें याद रखने वाली है। ठीक है, ये सारी थ्योरेटिकल, अभी तक ऐसा कोई न्यूमेरिकल नहीं आया है। अभी तक आप देख सकते हो हम क्वेश्चन नंबर 17 पे आ गए हैं, कोई ऐसा न्यूमेरिकल नहीं आया है। तो पूछ रहे हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी फॉर स्टेडी करंट इज क्या होगी? तो इसका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। चलिए अब देखिए यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ एन आइडियल फ्लूइड इज, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ एन आइडियल फ्लूइड इज 0, इन्फिनिटी, नेगेटिव या फिर पॉजिटिव? क्या होगा इसका आंसर 16th का? दैट इज 0। विस्कोसिटी का कोफिशिएंट जो है वो 0 होगा। ठीक है, यूनिट ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेस की क्या यूनिट होती है? तो वो होती है N/m²। ठीक है, तो यहाँ पे ये सब अभी भी थ्योरी चल रही है, ये सारी चीजें आपको याद रखनी। करेक्ट रिलेशनशिप, इनमें से कौन सी करेक्ट रिलेशनशिप है? इसका आंसर है ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फिनोमिना ऑफ इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस के फिनोमिना में एनर्जी इज रीडिस्ट्रीब्यूटेड, एनर्जी इज डिस्ट्रीब्यूटेड, एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड या एनर्जी रिमेन यूनिफॉर्म एवरीवेयर? किस तरीके का फिनोमिना होता है इंटरफेरेंस में? आंसर इज एनर्जी इज रीडिस्ट्रीब्यूटेड, एनर्जी इसमें रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो, अब आया है न्यूमेरिकल एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशंस ऑफ 2 आइडेंटिकल सिंपल पेंडुलम आर 2 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, द रेशियो ऑफ देयर एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन विल बी। देखो अब ये तो न्यूमेरिकल है, डेफिनेटली ऑसिलेशन से रिलेटेड है, तो ये आपको सॉल्व करके देखना है। मैं बस आपको इसका आंसर बता दे रही हूँ, आंसर होगा इसका 1:9। इस वाले टॉपिक पे अब आप क्वेश्चन जरूर सॉल्व कर लेना कुछ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 11th क्वेश्चन पे। वाइब्रेशन ऑफ अ डायफ्राम ऑफ माइक्रोफोन्स आर फ्री वाइब्रेशन, डैम्ड वाइब्रेशन, रेजोनेट वाइब्रेशन, फोर्स्ड वाइब्रेशन। जो वाइब्रेशंस होते हैं, ठीक है, डायफ्राम ऑफ माइक्रोफोन, वो कैसे हैं? फ्री, डैम्ड, रेजोनेंट या फिर फोर्स्ड वाइब्रेशंस? इसका आंसर है उसमें फोर्स्ड वाइब्रेशंस होते हैं। 10th क्वेश्चन, द डैम्पिंग फोर्सेस, डैम्पिंग फोर्स क्या होता है यहाँ पे? तो मैं डायरेक्टली आपको इसका आंसर बता देती हूँ, डैम्पिंग फोर्सेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द विस्कोसिटी। 9th क्वेश्चन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कौन सी है इसमें से? एक्स रे, कैथोड रे, पॉजिटिव रे या फिर बीटा रेज? बताइए, इनमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कौन सी हैं? तो वो है एक्स रेज। मूविंग इलेक्ट्रॉन चार्ज प्रोड्यूसेस, मूविंग इलेक्ट्रॉन चार्ज क्या प्रोड्यूस करेगा? 8th क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहे हैं, तो वो प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड को, मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज।
7th क्वेश्चन, एंड इलेक्ट्रिक सेल इज अ सोर्स ऑफ, एक जो इलेक्ट्रिक सेल होती है वो किस चीज का सोर्स है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट या फिर इलेक्ट्रॉन्स। 7th क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है, आंसर होगा ये इलेक्ट्रिक एनर्जी का सोर्स होती है इलेक्ट्रिकल सेल। 6th क्वेश्चन, एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटी ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर इज, क्या एक्सप्रेशन यूज होता है फॉर द कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर? आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बी होगा, ठीक है। 5th क्वेश्चन, बस 5 क्वेश्चंस बचे हुए हैं, थ्योरेटिकल ज्यादा थे क्वेश्चंस, आप देख सकते हो कि बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं फिजिक्स में, तो आप एक बार अगर रीडिंग मार लोगे तो आपके फिजिक्स के क्वेश्चन सही हो जाएंगे, क्योंकि सबसे कम मार्क्स जो बायो वाले स्टूडेंट्स को आते हैं वो फिजिक्स में ही आते हैं, उसमें ही आप जो है गलत करके आ जाते हो, तो उन्हें पढ़ के जरूर जाइएगा। फंडामेंटल लॉ ऑफ क्लासिकल मैकेनिज्म इज, कौन सा लॉ है फंडामेंटल लॉ ऑफ क्लासिकल मैकेनिज्म? तो आंसर है न्यूटन्स सेकंड लॉ। नाउ ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स द पोटेंशियल एनर्जी इज, कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से पोटेंशियल एनर्जी कौन सी होती है? दैट इज हाफ kx²। 3rd क्वेश्चन, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है? क्या होती है? पॉजिटिव नेगेटिव या पॉजिटिव नेगेटिव या फिर ऑलवेज जीरो? आंसर होगा बी, हमेशा नेगेटिव होती है। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सेकंड हैंड ऑफ वॉच विल बी, ये भी एक न्यूमेरिकल टाइप से ही है, इसका सॉल्व करके देखिएगा। तो उसका आंसर यहाँ पे सेकंड का आंसर है बी, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आज के इस वीडियो का, द पाथ ऑफ अ पार्टिकल ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ अ व्हील ऑफ अ मूविंग कार एज ऑब्जर्व्ड बाय एन ऑब्जर्वर ऑन द अर्थ विल बी, क्या होगा? वो होगा साइक्लॉइड फॉर्म में। आई होप कि आपको ये पेपर अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेनेशन नहीं दिया क्योंकि वीडियो लेंथी हो जाता। आप लोग कमेंट्स में बताइएगा कि आपको कौन सा क्वेश्चन जो है वो समझ में नहीं आया है, वो मैं आपको समझा दूंगी, ठीक है। और इसके बाद में हम 2020 का भी पेपर सॉल्व करेंगे और बी फार्मा का भी पेपर सॉल्व करेंगे। तो जितने भी लोगों ने, बायो वालों ने फार्मेसी के लिए डाला है, मैं उनको भी पेपर सॉल्व कराऊंगी। तो आई होप कि आपको ये सॉल्यूशंस पसंद आए होंगे और आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। बेसिकली आपको करना यही है कि जो टॉपिक आया है उस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ लें। 11th-12th की बुक को आप बहुत अच्छे से रिवाइज कर लीजिए और मैं गारंटी दे रही हूँ कि आपको 101% बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे और आपका जो एडमिशन है वो डेफिनेटली हो जाएगा अगर आप इन चीज़ों को ध्यान रखते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही में कमेंट में बताइए कि आपको और किस सब्जेक्ट का सॉल्यूशन चाहिए है। So I'll see you tomorrow with the next video. Thank you so much for watching this video. Bye bye.